तो हम लोग वर्क एनर्जी पावर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। क्वेश्चन है, टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग as shown in figure, they are released from rest, they are released from rest, released from rest after they move distance capital L, after they move distance capital L, find their common speed, L डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उनकी कॉमन स्पीड फाइंड करनी है, where coefficient of kinetic friction is mu. After travel move distance L, their common velocity is v. ठीक है, coefficient of kinetic friction is mu, find v. v आपको फाइंड करना है। ट्राई करो, पहले फोर्स मेथड से फाइंड करोगे, देन आफ्टर वर्क एनर्जी थ्योरम से। अच्छा हाँ, फिगर डायग्राम बना देता हूँ। M1 M2 पहले 10 सेकंड देता हूँ फोर्स मेथड से निकालने के लिए। कम है, 11 ले लो। मैंने भेजा तो है कल लास्ट क्वेश्चन ग्रुप पे, यही लिख के भेजा, फोटो भेजी है इसकी।
चलो आया किसी का आंसर फोर्थ मेथड से? चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ। मेरा मार्कर कौन ले गया? ओके, तो बेटा एनएलएम वाला मेथड तुम्हें थोड़ा सा हो सकता है अभी समझना है, बट ट्राई करो, हो जाएगा। देखो क्या मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ सिस्टम का? कैसे? ए इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट बाय टोटल मास। और इसने बोला ये पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा? काइनेटिक। और किस पे? सिर्फ m1 पे। इस तरफ लग रहा होगा ना m1 पे। कितना? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना है? म्यू m1g। बोलो इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो नेट पुलिंग फोर्स, कौन सा फोर्स इसको नीचे खींच रहा होगा? m2g। और गिरने से रोक कौन रहा होगा? फ्रिक्शन। तो यानी माइनस करें, माइनस म्यू m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना? m1 प्लस m2। चाहो तो इसमें से g कॉमन ले लो, अंदर बचा m2 माइनस म्यू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये कितना आया? एक्सेलरेशन आया। मुझे एक्सेलरेशन पता है सिस्टम का, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है कितना हुआ? l। मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है u इज इक्वल टू 0। मुझसे पूछा क्या गया है? v। हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। समस्या है t नहीं पता, तो अब क्या करें? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं, टी की जरूरत ना पड़े तो। चलो वो लगा देते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यूज पुट करते हैं, चेक करते हैं। वी स्क्वायर एज इट इज रहने दो, यू स्क्वायर 0 ही है, खत्म हो गया। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? जी m2 माइनस म्यू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एल। और स्क्वायर हटाना तो इसका ही रूट लग जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? ये अपन ने लगाया एनएलएम प्लस स्ट्रेट लाइन। बेटा टेंशन अपोज कर रहा होगा, बिल्कुल करेगा, पर क्या टेंशन कोई भी ऐसा फोर्स कंट्रीब्यूट करे जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आए? मैंने मना किया था ना, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स काउंट में लेते हैं। याद आया? इंटरनल नहीं लोगे, एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्स नहीं लोगे, सिर्फ एक्सटर्नल काउंट करोगे। ठीक है, तो ये तो एनएलएम वाला मेथड हो गया। अब वर्क एनर्जी मेथड भी करते हैं, तो एक बार देख लें वर्क एनर्जी मेथड भी। अरे यार हमारा दोस्त हर्षित भी तो ऑनलाइन था। हाँ हर्षित, ये वही वाला है ना? ठीक है। थ्रू टीना शर्मा नाम से कौन आया था? काव्या योगी। आज काव्या दुग्गल साहब है। दुग्गल साहब जानते हो? एक मूवी में होता है ना, आज वो गूंगे हैं आज वो बहरे हैं। काव्या आज दुग्गल साहब है ना दुग्गल साहब? चलो अब वर्क एनर्जी मेथड। ठीक है, एक बार समझते हैं उसको, इधर ध्यान दो। वर्क एनर्जी मेथड क्या कहता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो फाइनल क्या है, मैं इधर के फाइनल के इनिशियली लिख देता हूँ। के फाइनल कितना है? माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। कौन कौन कर रहा है बच्चों? एक तो कर रहा है ग्रेविटी, ग्रेविटी इस पे वर्क कर रहा होगा, इस पे भी वर्क कर रहा होगा, देखते हैं। इस वाले वर्क कर रहा है पहले वाले पे m1g, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका l, और एंगल cos 90। mg नीचे लग रहा है,
डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, देखो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, cos 90, इसकी कहानी खत्म। दूसरे वाले पे देखें ग्रेविटी का वर्क डन m2 पे, तो m2g नीचे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल देखो दोनों का 0, तो यहाँ cos 0 लिख दूं। ये तो हो गया हमारा किसका वर्क डन, ग्रेविटी का। दूसरा वर्क डन कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का भी लिखें, फ्रिक्शन कितना कर रहा है बच्चे, फ्रिक्शन देखो सिर्फ इसी पे लग रहा है, इस पे तो फ्रिक्शन लगी मेरा कांटेक्ट में ही नहीं है, सिर्फ इस पे लग रहा है, कितना, म्यू m1g, ये तो फ्रिक्शन फोर्स था, इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ l, और एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, देखो फोर्स इधर लग रहा है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल कितना 180 डिग्री प्लस, एंगल बाद सॉल्व करेंगे तब। अच्छा किसी के मन में ऐसा टेंशन भी तो वर्क कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, जितना वर्क ये पॉजिटिव में करेगा उतना ये नेगेटिव में कर देगा, ठीक है, चाहो तो करके देख लेते हैं। इसके लिए टेंशन किधर, इस तरफ अवे फ्रॉम द बॉडी, इसके लिए भी अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी, दोनों के लिए टेंशन ऐसा ही होगा। पहले वाले के लिए लिखते हो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल cos 0, है ना, टेंशन भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर। दूसरे वाले के लिए लिखते हो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस, देखो टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, cos 180 डिग्री। सबको सॉल्व करते हैं, टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही पढ़ा करना, सब चेक करते हैं, इंप्लाइज दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv² बोल दो, किसकी है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², बेटा दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा फाइनल दोनों का, तो m1² प्लस हाफ m2v², दोनों की वेलोसिटी तो सेम होगी, कम ज़्यादा होगी तब तो टेंशन स्ट्रिंग टूट जाएगी, ठीक है। इनिशियल कितनी थी, तो 0, दोनों की 0 थी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, +0 +0, यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब इधर चेक करते हैं, mgl cos 90 0 प्लस m2gl, तो ये तो प्लस का ही रहेगा, m2gl, ठीक है। फिर इसके लिए देखो ये माइनस का हो गया cos 180 होने की वजह से, तो माइनस म्यू m1gl, ठीक है, ये प्लस का TL, ये माइनस का TL, कैंसल्ड आउट, इसलिए इंटरनल फोर्स का कोई वर्क डन वैसे हो, ये टेंशन के लिए खत्म हो जाता है, जरूरत ही नहीं थी कभी निकालने की। इधर की तरफ देखो, क्या मैं v² कॉमन ले सकता हूँ, हाफ v², अंदर बचा m1 प्लस m2, और इधर बचा इसमें से g कॉमन ले लो, l कॉमन ले लो, gl कॉमन ले लिया, अंदर बचा m2 माइनस म्यू m1, क्या यहाँ के सारे पार्ट उधर डिवाइड में भेज दूँ, v के अलावा, v² के अलावा सब कुछ इधर भेज दिया, तो 2gl m2 माइनस म्यू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और स्क्वायर हटाने के लिए क्या इधर रूट लग जाएगा, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम ने बिना सारे चैप्टर्स पढ़ाए काम कर दिया, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें स्ट्रेट लाइन का भी कंसेप्ट लगाना पड़ा, आपको इसमें फोर्स का भी लगाना पड़ा, एक्चुअली में ये तो मैंने शॉर्टकट एक्सेलरेशन का बता रखा है, इसलिए अगर नहीं बता रखा होता तो इक्वेशन बना के एक्सेलरेशन निकालना पड़ता, ठीक है, हाँ, टेंशन निकालना पड़ता, एक्सेलरेशन निकालना पड़ता, उसके बाद फिर इस पे आते एक्सेलरेशन पे, फिर इस पे आते, बहुत लंबा सॉल्यूशन होता है इसका। आया समझ में कि नहीं आया, टेंशन में देख रहे हो, मेरा मन रखने के लिए मत बोलना, जो नहीं आया बोलो। अच्छा इतने सारे फोर्स कैसे आए, वर्क डन कैसे हुए, बस बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और उसका एंगल, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा, मैंने पहला लिखा m1gl, m1g फोर्स लग रहा था इस पे, ग्रेविटी तो यही लगा रही है ना m1g, डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ l, लेकिन अपन ने जब दोनों का एंगल देखा तो cos 90 आ रहा था पहले वाले ब्लॉक के लिए, क्यों, फोर्स नीचे लग रहा था m1g और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा होगा,
एंगल कितना हुआ 90 डिग्री cos 90। फिर दूसरे वाले के लिए देखा, फोर्स भी नीचे लग रहा था m2g और डिस्प्लेसमेंट भी इसका नीचे ही हुआ था l, दोनों के बीच का एंगल कितना 0, मैंने 0 लिखा mgl cos 0। फिर अगला देखा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के केस में देखो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था इधर लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हुआ था l, तो मैंने लिखा cos 180 और फोर्स कितना होता है फ्रिक्शन का म्यू mg, अपन पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा म्यू m1g, डिस्प्लेसमेंट l से मल्टीप्लाई किया, ये फ्रिक्शन का हो गया। अगला देखा टेंशन का, इसके लिए टेंशन इस तरफ अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, तो मैंने लिखा TL cos 0। इसके लिए लिखा टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट तो नीचे cos 180। फाइनली सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब समझ आया भी नहीं आया, इजी। अच्छा चाहो तो इसमें मैंने छोड़ दिया नॉर्मल रिएक्शन भी लिख सकते थे, तुम्हारी इच्छा हो तो नॉर्मल रिएक्शन का बदल लिख सकते थे। रीजन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता, डिस्प्लेसमेंट इधर 0 हो जाता। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है इस केस में। तो जितना भी वर्क डन होगा सब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, सिंपल सी बात। जरूरी है कि हमें सारे वर्क डन लिखने हैं? बेटा जरूरी एक्चुअली में तो हमें सारे लिखने होते हैं, बट अगर आप आगे चल के जैसे समझ जाओ कि आपको जैसे नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 हो रहा है, टेंशन का 0 हो रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर। डन, छाप लिया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टेस्टी सा दूं, जरा सा टेस्टी। चलो सब लोग रेडी हो तो लिखवा देते हैं। A block of mass m slowly lowered
slowly lowered from a point where it just touches a vertical fixed spring. A vertical fixed spring of stiffness of stiffness K till it remains stationary after the applied force is withdrawn. Find the work done by the external agent. Find the work done by the external agent A एंड B करके दो पार्ट लिखो. A पार्ट है in compressing the spring by a distance x. पार्ट B लिखो bringing the block to its stable equilibrium position. Try. मैं करूं? चलो ट्राई करो. सर स्टेबल के बाद क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन.
आई थिंक एवरीवन सरेंडर्ड. लेट मी ट्राई. वो स्टेबल हो गया इक्विलिब्रियम में, बात खत्म. नहीं, आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा. फिर तो क्वेश्चन समझो भाई क्या कह रहा है. ये एक स्प्रिंग था जो शांति से ज़मीन पे फिक्स्ड था. ठीक है. फिर आपके मन में आई यहाँ से एक m मास का ब्लॉक था कोई. ठीक है. इसको आप धीरे 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 नीचे लेकर आए और स्प्रिंग को किसी पोजीशन x तक कंप्रेस कर दिया. किसी पोजीशन x तक कंप्रेस कर दिया. तो पहला चीज पूछा गया है कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट निकालो. ठीक है. अब बेटा पेन वेन छोड़ के पहले शांति से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है. पहले पहला पार्ट ए पार्ट कर रहा हूँ मैं. तो जरा इस ब्लॉक पे टोटल फोर्सेस देखें. पहले ए पार्ट कर रहा हूँ. एक तो फोर्स नीचे लग रहा होगा कितना, mg. एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा कितना, kx. स्प्रिंग लगा रहा होगा. और बालक, एक मैंने वर्क डन भी तो किया है इसको नीचे लाने के लिए. तो यार मुझे नीचे लाने के लिए कितना, किस तरफ फोर्स लगाना पड़ा होगा, mg की तरफ ही तो लगाऊंगा, वरना नीचे स्प्रिंग कंप्रेस कैसे होगी. इस तरफ लगाऊंगा. अगर इस तरफ लगाता तो मैक्सिमम पोजीशन तक कंप्रेस हो जाता ना. मैंने सिर्फ उतना ही फोर्स लगाया कि पार्टिकल में कोई एक्सेलरेशन ना आ जाए. स्लोली मूव करवा रहा हूँ ना. तो मैंने वर्क डन किया है, बस मुझे ये पता है. अगेंस्ट किसके किया मुझे फिलहाल नहीं पता, तो मैं उसको लिख देता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. मुझे नहीं पता ऊपर किया कि नीचे किया. क्या मैं बोल सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क टोटल, बोल सकते हैं ऐसा. एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ. चेंज ही नहीं हुआ. क्यों, स्लोली मूव किया, सेम वेलोसिटी. तो जहां भी वर्ड आ जाए मूव्ड स्लोली, मतलब समझ लेना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो. मैंने क्या किया, स्लोली स्लोली मूव किया, तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ. और वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ. मतलब ये तो जीरो हो गया. डेल्टा के विल बिकम जीरो. वाई, स्लोली मूव कर रहे थे हम. ठीक है. सिंपल सी बात क्लियर हुई. आगे बढ़ते हैं. अगली बात, जीरो इज इक्वल टू टोटल वर्क डन किस किसने किया. एक तो क्या वर्क ग्रेविटी ने, दूसरा वर्क किया किसने, स्प्रिंग ने, और एक वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट ने. मुझे नहीं पता प्लस या माइनस, यही मुझे फाइंड करना था. अच्छा ये बताओ, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हुआ होगा. mg नीचे और x भी नीचे, दोनों नीचे, mg x प्लस का. अब थोड़ी लिखूं कॉस जीरो और ये सब. ठीक है. प्लस वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग. स्प्रिंग ने कैसा वर्क किया, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ. प्लस या माइनस. अगर आप ध्यान से देखो तो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो क्या लेंगे, माइनस. स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे. कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर याद हो तो. प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, मुझसे यही पूछा गया था, बाकी सबको इधर चिपका दें. तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट. आंसर खत्म. समझ आया नहीं आया. बोलो. एम जी एक्स
हाँ बेटा कॉस मैंने जानबूझ के नहीं लिया, ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास कॉमन सेंस है, mg भी नीचे लग रहा है, x भी नीचे है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, तो cos 0 मुझे पता है 1 होता है, मैंने इसलिए नहीं लगाया। उस वाले में cos 180 आता। ये एक्चुअली में वेरिएबल फोर्स होता है, इसका फॉर्मूला निकाला था अपने, वर्क डन बाय स्प्रिंग, आप थे क्या उस क्लास में? तो मैंने बताया था वो -12kx² आता है इसमें, अगर याद हो तो, ठीक है ना। इसलिए वैसे इसमें भी अगर आप सोचो तो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो माइनस इस वजह से आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में समझा देता हूँ, आप करके दिखाना। अगले क्वेश्चन में क्या हुआ, वही स्लोली स्लोली और नीचे लेकर आया और वहां पर लाकर छोड़ दिया उसने जहां पर ये खुद इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब कि अब इस केस में उतना ही फोर्स लग रहा है, kx इज इक्वल टू mg, यानी इस पॉइंट पर kx इज इक्वल टू mg हो गया पहली बार। लेकिन यहां तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क एक्सटर्नल तो किया, काइनेटिक एनर्जी जीरो रखने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रखने के लिए, तो वर्क एक्सटर्नल आपको निकालना है कितना होगा, ये पूछा गया आपसे। बी केस ट्राई करोगे, मैं ही करवा दूं क्या बालक? बेटा इस टाइम इक्विलिब्रियम में आ गया ना, तो दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे तो दोनों फोर्स बराबर है ना। आपको पता है इस मेथड के अलावा कोई भी मेथड इस चीज का आंसर नहीं दे पाता, रीजन वेरिएबल फोर्स लगा रहा होता है, एक्सटर्नल एजेंट हर पॉइंट पर फोर्स वेरी करता है उसका, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रख सकता है, इसलिए पंगा था ये। क्या ये mg भी वेरिएबल फोर्स होता है या कांस्टेंट फोर्स होता है? हाँ क्या होता है? देखो mg फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट, ये डिपेंड करेगा आपने कितना हाइट डिफरेंस लिया। मैंने यही mgh बताते वक्त बताया था आप लोगों को, पोटेंशियल एनर्जी बताते वक्त। मैंने 2 क्लासेस दिए वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाने को, अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे होगे। अभी धीरे धीरे और टेस्ट बढ़ता जाएगा। इसके बाद अपन पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन करेंगे इक्विलिब्रियम। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम मैक्सिमम मिनिमम इसी दिन के लिए पढ़ा था, इक्विलिब्रियम के लिए। अब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, देन आफ्टर फिर हम पढ़ेंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फिर पावर, फिर चैप्टर को बाय बाय कर देंगे। थर्मो का वर्क आएगा, अभी मैकेनिकल वर्क पढ़ रहे हो, होता उसमें भी इसी तरीके से निकलता है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हो, एक बड़े चेंज को देख रहे हो, वहाँ पर एटॉमिक लेवल पे वो चेंज हो रहा होगा। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे मोशन इन वर्टिकल सर्कल, सर्कुलर का पार्ट छोड़ा हुआ है, और वो ख़त्म करने के बाद फिर आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, फिर आसान ज़िंदगी ख़त्म। फिर आएगा भर भर के इंटीग्रेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, भर भर के इंटीग्रेशन, मोमेंटम, कॉलिजन, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, फिर रोटेशन, रोटेशन के बाद सरेंडर कर दोगे, हाँ हमें नहीं आता कुछ, अभी हम नहीं सीख सकते। टार्क वगैरह तो छोटी मोटी चीज़ है ना, उसमें असली चीज़ आती है रोलिंग मोशन। कभी अपने सीनियर से पूछ के देखना रोलिंग मोशन कैसा लगता है, रो रो के दुख बताएंगे अपना। चलो आया बी पार्ट का आंसर किसी का? नहीं आया? आप लोगों को पता बी पार्ट का आंसर मैंने पहले ही दे दिया आप लोगों को,
आप लोगों ने चेक ही नहीं किया। क्या मैंने mg इज इक्वल टू के एक्स लिख दिया था? इक्विलिब्रियम कंडीशन में यही होगा। x ही तो है वेरिएबल, निकाल लो x कितना आ गया, mg बाई के, इसमें उठा कर रख देना, ठीक है। x की जगह हाफ के इंटू एम जी बाई के का स्क्वायर माइनस एम जी एक्स इज अच्छा यहाँ पे तो एम जी बाई के आएगा इंटू एम जी बाई के इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। इसमें से देखो एक के से एक के गुजर जाएगा, चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। हाफ के इंटू एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के, एक के से एक के गुजर गया, दोनों की शक्लें सेम है, बस 1/2 ज़्यादा दे रखा है। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो फाइनली आया माइनस का हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल, मतलब इस बार इसको नेगेटिव वर्क करना पड़ा, ठीक है। पिछली बार मुझे नहीं पता था कैसा कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस बार नेगेटिव कर रहा है। इजी। नीचे, हाँ, और पंगा ये है ना कि फोर्स की डायरेक्शन तुम लोगे लोगे कहाँ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं अभी तो, तुम्हें एक्सटर्नल एजेंट का कुछ पता ही नहीं कि क्या कर रहा है वो, क्या पता मास बहुत ज्यादा हो, स्प्रिंग को तुरंत दबा रहा हो, क्या पता स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है फिलहाल तो। सोचे तो सोचा जा सकता है बट मत पढ़ो उसमें, हमें नहीं पता, हम तो डायरेक्ट इससे निकालेंगे और आंसर आ गया। ये किसी टाइप का क्वेश्चन दूं या थोड़ा सा टेस्टी दूं? क्या बात है, मजा आ गया। टुनटुन मौसी समझ में आ रहा है? ईयरफोन लगा के बैठे हो? अच्छा, आज तुम आंसर वांसर नहीं दे रहे, क्या बात है, नींद वींद में हो क्या? पहले मेरा सॉल्व कर रहा था, फिर बीच के अंदर अटक गया। अच्छा चलो छाप लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा और टेस्टी दूं, सूडो फोर्स पे बेस्ड। चलो वर्टिकल सर्कल वाला तो नहीं देता हूँ, तुम लोग रो दोगे अभी। कौन सा दिया जाए, कौन सा दिया जाए? एक अच्छा सा क्वेश्चन बना रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। दे दूँ नहीं दूँ टेंशन ना, दे दिया जाए, थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, ट्राई मारते हैं।
चलो पहले एक आसान देता हूँ, फिर डरावना क्वेश्चन भी दे दूंगा, दोनों साथ में दे देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा, आप लोगों में से आप लोगों का एक दोस्त है, वो नमकीन की डिलीवरी करता है। तो वो अपनी नमकीन की डिलीवरी बेटा ट्रक में कर रहा था। तो इसको किसी ने बताया आपके ट्रक में नज़र लग जाएगी, तो आप एक काम करो, नींबू टांग के रखो, ठीक है। तो इसने अपने ट्रक में नींबू टांगा, ठीक है, जानते हो नींबू टांगा जाता है, हाँ हाँ। तो इसने नींबू टांग लिया, उसको पता नहीं था, किसी ने बता दिया। तो ये इसके ट्रक में टंगा हुआ था नींबू, जिसका मास था m, ठीक है, इस नींबू का मास है m। शांति से ट्रक खड़ा था, नींबू भी टंगा हुआ था, बट सडनली हमारे दोस्त ने ट्रक को भगाना शुरू कर दिया a एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब अगर ये ट्रक को भगाएगा एक्सेलरेशन a से, तो एज यूजुअल आप सबको पता है ये नींबू कुछ इस पोजीशन पे जाके अटक जाएगा, किसी एंगल थीटा पर, पीछे की तरफ हो जाएगा ना ऐसा, सबको मालूम है। यार इस पे तो कोई फोर्स लगाया नहीं गया, ये पीछे क्यों गया? क्या इस पे कोई फोर्स लगाया था? क्या रियली में ये नींबू पीछे जा रहा है? पहले सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो। ये नींबू पीछे नहीं जा रहा है, नींबू एक्चुअली में आगे जा रहा है। बाहर से खड़ा कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो उसे तो वो आगे जाते हुए दिख रहा है, पर जो अंदर खड़ा ऑब्जर्वर है उसे वो पीछे जाते हुए दिख रहा है। ऐसा क्यों? बेटा इसका रीजन है इनर्शिया। ये रेस्ट में रहना चाहता था रेस्ट में रहना, बट इसको फोर्सफुली एक एक्सेलरेशन आगे की तरफ लेकर गया। बोलो मैटर समझ आया क्या मैटर है? अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो स्टेटमेंट। डायग्राम तो यही बनाना है, बाकी स्टेटमेंट ले लो। A nimbu of mass m and length l, लेंथ किसकी है? l, स्ट्रिंग की, जिस धागे से लटकाया हुआ है, लेंथ l is suspended from the ceiling of truck which is moving with constant acceleration a. Find the maximum deflection थीटा, एंगल में डिफ्लेक्शन की बात करो। फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थीटा, फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थीटा, खत्म कहानी। थीटा पूछा गया आपसे। अच्छा मैं ट्रक का नाम लिखवाना भूल गया, ट्रक का नाम है केशव नमकीन। ना ये नींबू लटका था, ना इतनी फालतू की मेहनत करनी पड़ती। तो क्रिमिनल कौन? हमारा केशव नमकीन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई बच्चा गायब हो गया क्लास में से? हर्षित।
हो गया यार, तुम लोग आंसर नहीं बता पा रहे, क्या चक्कर है? हुआ नहीं अभी तक? हाँ केशव बोलो। where accusation of drug or G. तो ये क्या आया? वैसे बिल्कुल करेक्ट आया तुम्हारा। किसके बराबर आया ये? Sir theta के थीटा आ गया एग्जैक्टली नहीं यार, कुछ गलती कर। sir वैसे तो sin by cos आ रहा है, sin theta by cos theta equals to देखो आंसर तुम्हारा ए बाई जी करेक्ट है, लेकिन ये बेटा थीटा नहीं होगा, इट इज टेन थीटा बाई 2। और यहाँ से आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ए बाई जी। ठीक है। क्वेश्चन से फाइट करो, लड़ो, कहीं ना कहीं तो आंसर आएगा यार, ऐसा थोड़ी होगा कि आंसर ही नहीं आएगा। लड़ लिए, हो गया सबका? चलो लेट मी फिनिश दिस क्वेश्चन। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ। क्या ये इनिशियली नींबू इस पोजीशन पे था, लेकिन बाद में ये किसी मैक्सिमम पोजीशन ऐसे पहुंच गया? बोलो, क्या स्ट्रिंग की लेंथ पहले भी एल थी, अब भी एल रहेगी? हाँ, पर मुझे कुछ चीजें जो दिख रही है वो देखो, ये एंगल थीटा ले लिया इसने, ठीक है, ये एंगल थीटा ले लिया। क्या मैं ये हाइट निकाल सकता हूँ इसने कितनी हाइट कवर की होगी? लेट मी गेस, ये हाइट h है, मैंने अज्यूम किया, h निकालते हैं। देखो अगर ये हाइट h तो ऊपर क्या होगा, l माइनस एच। ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो क्या बेस अपन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है? तो बेस हो गया l माइनस एच अपॉन हाइपोटेनियस l इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो l माइनस एच इज इक्वल टू l कॉस थीटा। h को उधर भेजा, l को इधर भेजा, तो l माइनस l कॉस थीटा इज इक्वल टू h। l बाहर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू h।
इस तरीके को हमेशा के लिए याद रखना कैसे सॉल्व किया, इसकी बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आज के बाद ये ज़रूरत स्टार्ट हो जाएगी। बोलो पहला एच निकाल लिया मैंने, क्यों निकाला भी बताऊंगा मैं। ठीक है, अब इस पे टोटल फोर्सेस कितने लग रहे थे मैं ये देखना चाहता हूँ। एक फोर्स लग रहा होगा इस पे mg नीचे की तरफ, एक फोर्स अगर एक्सेलरेशन सिस्टम का इधर है तो मैंने सूडो फोर्स में सिखाया था एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगा दो, सूडो फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन के अपोजिट लगा दो। तो आप इसको एक्सेलरेशन के अपोजिट भी लगा सकते हो, ma। ठीक है, और दूसरा तरीका था समीशन एफ एक्स इक्वल टू एम ए करके भी, तो वो भी सेम बात ही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक और फोर्स लग रहा होगा इस पे, इस तरफ, कौन सा, टेंशन टी। यार देखो ये जिस पाथ पे चल रहा था, क्या टेंशन हमेशा और हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका, टेंशन का डिस्प्लेसमेंट हमेशा हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर रहेगा, हर पॉइंट पर। तो टेंशन कितना वर्क डन करने वाला है, 0 cos 90 आएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। किसका, टेंशन का। नहीं आया समझ में, देखो बेटा टेंशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है इसके सर्कल के, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर हो रहा है सेंटर के। देखो रेडियस के, आप दूसरे मार्कर को देखो, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर है तो cos 90 दैट इज 0। तो टेंशन का वर्क डन कितना मिलने वाला है मुझे, 0। अब समझ आया, तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन विल बी 0। कोई दिक्कत, सिंपल सी बात। वर्क डन ड्यू टू mg, ग्रेविटी अब मैं निकालना चाहता हूँ, फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आप ध्यान से देखो mg के अपोजिट डायरेक्शन में तो सिर्फ h डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, mg नीचे लग रहा था, बॉल कितने हाइट ऊपर गई, ये कंजर्वेटिव फोर्स था अगर याद हो तो। इसको पाथ से मतलब नहीं होता, इसको पॉइंट से मतलब होता है। तो इसके लिए हाइट डिफरेंस कितना आया, h डायरेक्शन अपोजिट, mg नीचे लग रहा था, हाइट ऊपर गई। क्लियर है, तो यानी एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री, और सॉरी 180 डिग्री। तो mgh और cos 180 डिग्री, दैट कैन बी रिटन एज माइनस mg, और h की वैल्यू अपन ने अभी भी निकाली, L1 माइनस कॉस थीटा। बोलो एग्री, सिंपल सी बात है। अब यार इसकी हाइट इसका फोर्स तो मिल गया, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में चाहिए मुझे डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वाली डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कितना होगा अगर मैं देखूं, तो ये अगर L है, ये थीटा है, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट L साइन थीटा होगा, यस और नो, होगा। तो क्या मैं वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, क्या लिख सकता हूँ, MAL साइन थीटा। बोलो एग्री करते हो। अब बात करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली पार्टिकल क्या यहाँ पर रेस्ट में था, बाद में बेचारा यहाँ पर रेस्ट में आ गया। समझ नहीं आया, इनिशियली ट्रक रुका हुआ था, रेस्ट में था, ट्रक चला किसी एक्सीलरेशन से, यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर भी रेस्ट में, फाइनली रुक गया ना इस पोजीशन पर। जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलता जाएगा तो ये ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो वापस नीचे आ सकता है, लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलेगा तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा नींबू। ठीक है ना, एक्सीलरेशन मतलब कंटिन्यू वेलोसिटी इंक्रीजिंग। सर डायग्राम फिर से समझा दो, ये वाला या पिछला वाला था, कौन सा था वो, अभी देखा मैसेज मैंने, यही वाला था। डायग्राम फिर से समझना है काव्या। एक तो आज ये दुग्गल साहब है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो पहले पूरा समझते फिर बात करेंगे। सो दैट कैन आई राइट
डेल्टा के इक्वल टू टोटल वर्क डन, और डेल्टा के 0, टोटल वर्क डन कितना है, इन्हीं तीनों का है, तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन, अच्छा टोटल, प्लस वर्क डन ड्यू टू mg प्लस वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स। टेंशन की वजह से वर्क डन 0, इसकी वजह से mg की वजह से माइनस mgl, अभी समझाता हूँ बालक, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस सूडो फोर्स की वजह से वर्क MAL साइन थीटा। ठीक है, इसने अपन से थीटा ही तो पूछा है, थीटा निकालना। चलो इस टर्म को इधर भेज दें, तो ये बन गया MGL 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू MAL साइन थीटा। ध्यान दो, M से M गुजर गया, L से L गुजर गया। ठीक है, अब बचा 1 माइनस कॉस थीटा। यार 1 माइनस कॉस थीटा को कैन आई राइट, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो, कॉस थीटा, अच्छा मैं जी को उधर चिपकाने वाला हूँ, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद आ रहा है, हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने पहले पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। सेम इस तरफ अगर बढ़े तो बच्चे ए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ये लिख सकते हैं, अपॉन जी, जी इधर डिवाइड में आ गया, इधर से उधर भेज दिया जी को, 1 से 1 गुजर गया, ये प्लस का हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई जी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 गुजर गया, और एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 गुजर गया, इस कॉस थीटा बाई 2 को इसके नीचे लेके आया, क्या बन गया, टेन थीटा बाई 2। तो फाइनल रिजल्ट इज टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई जी, दिख रहा है सबको। एंड अगर मैं 10 को उधर भेज दूं तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी, और 2 को भी उधर चिपका दूं तो थीटा इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स ए बाई जी। एक और बात याद रखना, जब इसी क्वेश्चन को आप एनएलएम में सॉल्व करोगे ना, तो इसका आंसर मिलेगा आपको टेन इनवर्स ए बाई जी। आप बोलो यार आंसर अलग अलग कैसे आ गए, तो नहीं बेटा, यहाँ पर अपन ने एंगल आधा ही तो लिया है, अगर पूरा पेंडुलम देखो आप तो ये डबल होगा एंगल, तो यानी कि ये एंगल क्या रहता, टेन इनवर्स ए बाई जी। समझ आई कहानी। चलो अब इस डायग्राम को एक बार वापस समझते हैं। कुछ नहीं है बच्चे, पेंडुलम पहले ऐसे नीचे था, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, शांति से रुका हुआ था। फाइनली एक्सेलरेशन जैसे ही मिला सिस्टम को, पेंडुलम ऊपर आ गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम पे आके फिर 0 हो गई। इसने तो बोला मैक्सिमम पे आके रुक गया, बीच में रही होगी कोई वेलोसिटी, मुझे मतलब नहीं, मुझे इनिशियल और फाइनल से मतलब है। ठीक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ भी एल और ये भी एल, स्ट्रिंग थोड़ी बदल गई, स्ट्रिंग तो वही है, लेकिन ये किसी थीटा एंगल पे आ गया, तो इसकी वजह से मैंने एच हाइट निकालना चाहा, तो देखो थीटा एल और ये वाली हाइट क्या होगी, अगर मैं नीचे वाले को एच माना तो ये एल माइनस एच होगी। कैन आई राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है एल माइनस एच और हाइपोटेनियस है एल। मैंने इससे निकाल लिया एच की वैल्यू, दैट इज एल ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो क्लियर। बस यही अपन ने फिर बाकी फोर्सेस के साथ डिस्प्लेसमेंट चिपकाया। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया, क्या आप लोग जय दीक्षित वगैरह सो तो नहीं रहे हो, आ रहा है ना समझ में, नोट करो। छापो छापो, ये पिछला वाला मिटा रहा हूँ बालक, पिछला वाला मिटा रहा हूँ बालक।